Assalamu alaikum, welcome to my channel. So today we are discussing the Elizabethan age. This is our fifth video with the series of English history of English literature. So Elizabethan age started right after when Queen Elizabeth became Queen of England in 1558, and this age lasted till 1603, and this is also called the golden age of English period and also called the Shakespearean age, और Renaissance भी इसी एज में आता है इंग्लैंड के अंदर. Why it is called the golden age? Because some prominent writers born and they contributed in the field of literature in this age, and one such example is Mr. William Shakespeare, who contributed in drama, in poetry, in many fields. So let's talk about the introduction and the historical background. हमने बात की थी एज ऑफ चौसर में और आफ्टर एज ऑफ रिवाइवल में कि इंग्लैंड वाज फेसिंग टू वॉर्स. वन वाज 100-year वॉर विच स्टार्टेड विद फ्रांस, and one was War of Roses, which was between the House of York and House of Lancaster, 30 years war. तो ये दोनों वॉर्स एंड हो चुकी ही हैं. अब क्वीन एलिजाबेथ ने चार्ज ले लिया हुआ इंग्लैंड का, और इंग्लैंड के हर फील्ड में डेवलपमेंट हो रही है. लिटरेचर में तो हो ही रही है, लेकिन लिटरेचर के साथ साथ ट्रेड, इकोनॉमी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, सब कुछ बेहतर हो रहा है. इंग्लैंड वाज बिकमिंग अ पावरफुल नेशन. इंग्लैंड ने दुनिया में अपनी कॉलोनीज़ बनाना शुरू कर दी थी और ब्रिटिश राज का आगाज़ हो चुका हुआ इस दौर में. और चूंकि ये क्वीन जो है ना 1603 में इसकी डेथ हो जाती है, तो इस एज को हम 1558 से 1603 तक ही काउंट करते हैं. लेकिन कुछ 1625 तक भी इसको एलिजाबेथन एज ही समझते हैं, क्योंकि एलिजाबेथ के बाद किंग जेम्स फर्स्ट became the king of England in 1603. ये है द जोग्राफी ऑफ इटली एंड द रेनेसां. ये है रोम. रोम जो था उस वक्त वो गढ़ था लर्निंग का, लिटरेचर का, आर्किटेक्चर का, सब चीज़ों का. मतलब वो एक यहीं से ही एक रेनेसां की स्पिरिट उठती है, हर चीज़ में रिवाइवल की, रीबर्थ की, और पूरे यूरोप में वो फैल जाती है. रेनेसां है क्या? रेनेसां जो है उसका फ्रेंच वर्ड है जिसका मीनिंग है रीबर्थ. किसी चीज़ को दोबारा, रीबर्थ किसकी? ग्रीस और रोमन आर्की उसकी आर्ट की. ग्रीक और एशियंट रोम जो थे उन्हीं की रीबर्थ. सो इट इज़ कॉल्ड द रिवाइवल ऑफ लर्निंग. सो न्यू डिस्कवरीज टुक प्लेस इन सेवरल अदर फील्ड्स एज वेल. वास्को डी गामा circumnavigated the earth. Columbus discovered America. Copernicus discovered the solar system and prepared the way for Galileo. Books were printed, क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस तो उसमें एज ऑफ रिवाइवल में आ गई थी. दो उसमें मिस्टेक्स थी, लेकिन उसकी वजह से क्या हुआ कि बुक्स ज़्यादा तादाद में प्रिंट होना शुरू हो गई. बुक्स ज़्यादा तो रीडिंग ज़्यादा, रीडरशिप भी ज़्यादा. तो ये सारा कुछ फ़िलासफ़ी, साइंस, आर्ट, ये सारे सिस्टमेटाइज हो रहे थे. मिडिल एज जो है वो माजी बन चुकी है. अब दुनिया एक न्यू दुनिया देख रही है, एक न्यू लर्निंग को. तो स्कॉलर सारे यूनिवर्सिटीज़ में इकट्ठे हो रहे हैं, एडवेंचर्स हो रहे हैं, और देयर इज़ सर्च फॉर ट्रुथ एवरीवेयर. एक न्यू स्पिरिट है हर तरफ. सो इन इंग्लैंड देयर वाज एन इम्पोर्टेंट चेंज इन रिलीजन एंड पॉलिटिक्स, जब किंग हेनरी 8 अपने आप को हेड ऑफ चर्च भी बना देता है. तो किंग और क्वीन क्या समझे जाते हैं? वो गॉड की तरफ से एक नुमाइंदे समझे जाते हैं इसके ऊपर. तो ये ह्यूमनिज़म हो रहा है, इंसान के ऊपर फोकस हो रहा है. ये वही वाली अब इंग्लैंड में आ गया है एलिजाबेथन एज में, ये रेनेसां. ये हैं टोटल एलिजाबेथन एज के 67 ईयर. जो फर्स्ट वाले 21 ईयर्स हैं उनको हम प्रेपरेशन पीरियड कहते हैं. हर चीज़ में, पोइट्री में और ड्रामा में थोड़ी थोड़ी डेवलपमेंट हो रही है, प्रेपरेशन हो रही है. जो असल लिटरेचर है वो दरमियान वाले 24 ईयर्स में प्रोड्यूस होता है, जो कि वेरी 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 फ्रूटफुल ईयर्स हैं. ये हम इसको ना अर्ली रोमांटिक एज भी कह सकते हैं. एक रोमांटिक तो आता है वर्ड्सवर्थ वाली एज, जो कि क्लासिकल एज के बाद आती है, लेकिन असल जो पहली रोमांटिक एज है उसे एलिजाबेथन एज को भी कहते हैं. तो एंड वाले जो 22 ईयर्स हैं वो क्वीन डाइड एंड किंग जेम्स फर्स्ट इज़ नाउ द किंग.
अगर हम बात करें इंग्लैंड के तब के हालात के बारे में, तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वाज देयर बिकॉज इन इंग्लैंड एक प्रॉपर सिस्टम है और कंट्रोल के साथ चल रहा है। चर्च लॉस्ट इट्स पावर। पहले चर्च के पास पूरी की पूरी पावर थी, पादरी जैसा चाहते थे वैसा ही लिखा जाता था, वैसा ही किया जाता था, कोर्ट तक उनका हुक्म चलता था। मतलब मीन्स कि वो हालांकि करप्ट तरीन एक उनका वो इदारा बन चुका था, लेकिन फिर भी वो पावर में था। तो नाउ इंग्लैंड वाज रनिंग विद प्रॉपर सिस्टम। चर्च वाज सुप्रीम बिफोर दैट, लेकिन अब नहीं है। और इकोनॉमी भी ग्रो हो रही थी, और इंग्लैंड अब एक प्रॉपर डेवलप्ड कंट्री था। और जो कैथोलिक वर्सेस प्रोटेस्टेंट, क्वीन एलिजाबेथ जो थी उसने एम्फेसाइज किया सेक्युलरिज्म पे क्रिश्चियनिटी में, वो प्रोटेस्टेंट थी। और ये दो एक हम कह सकते हैं फ़िरके हैं क्रिश्चियनिटी में, एक कैथोलिक जो रिजिड किस्म के हैं, खुद को सुप्रीम समझते हैं, और प्रोटेस्टेंट वो उस वक्त खुद को मजलूम समझते थे क्योंकि उन पर जुल्म किया जाता था। जैसे शिया और सुन्नी दो फ़िरके होते हैं, तो ये इनकी क्रिश्चियनिटी में भी दो हैं। तो ये अपने आमने सामने आ गए। प्रोटेस्टेंट्स वर गिवन रिस्पेक्ट एंड राइट्स इन क्वीन एलिजाबेथ पीरियड। उसने देना शुरू कर दिए किनको? प्रोटेस्टेंट को। सो इंग्लैंड बिकेम हेवन फॉर प्रोटेस्टेंट। प्रोटेस्टेंट बिकेम बिकॉज ऑफ दिस डिस्क्राइमिनेशन स्टार्टेड माइग्रेटिंग टू लंदन, एज इन ऑल अदर कंट्रीज दे वर बीइंग ऑप्रेस्ड। तो उन्होंने अपने आप को कहाँ? लंदन में आके बसना शुरू हो गए। तो इस तरह चर्च और क्लर्जी की ताकत क्या हो जाती है? कम हो जाती है। फिर साइंस प्रोग्रेस होती है। रिलीजन वॉज बींग रिप्लेस्ड बाय लॉजिक। अब क्या है, लोग किसको समझते हैं? लॉजिक को। फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, लोग और हुकूमत और चर्च से सवाल और पूछ कर सकते थे, उनसे सब कुछ पूछ सकते थे। सो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज़ आल्सो देयर इन लिटरेचर। सिर्फ वहाँ नहीं है, लिटरेचर में भी तो आया है। तो जहाँ बड़े बड़े राइटर्स ने बड़ी बड़ी ताकतों को अकाउंटेबल किया अपने सामने। सो लिटरेचर एंड इंग्लैंड बोथ वर बीइंग प्रोग्रेस्ड इन क्वीन एलिजाबेथ पीरियड। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? गोल्डन एज। मैं ट्राई करूँगी कि इसी वीडियो में ही अपनी सारी एलिजाबेथन एज को डिस्कस कर लें, लेकिन अगर हो सका तो ठीक है, नहीं तो फिर हम इसका जो क्वीन एलिजाबेथ का लिटरेचर है, ख़ासतौर पर ड्रामा, वो हम एक अलहदा वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये जो फील्ड्स मैंने लिखी हैं, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, रिलीजन, सोसाइटी, इंटेलेक्चुअल इन्फ्लुएंस, आर्टिस्टिक ट्रेंड्स, इनको मैंने वो कर दिया याद करने के लिए कि पर्शिया। तो इन सभी फील्ड्स में रिफॉर्मेशन हो रही थी, हर चीज़ सुधर रही है। सिर्फ तरक्की नहीं हो रही थी, कुछ प्रॉब्लम्स भी थे अब वहाँ पे। इंग्लैंड वाज आल्सो फेसिंग चैलेंजेस। लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो थी वो बहुत बड़ा उनका प्रॉब्लम था, क्योंकि हेल्थ कंडीशन बहुत ख़राब थी। वो प्लेग बार बार आ रही है, बीमारियां हो रही हैं, तो हेल्थ। और जो उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी तो वो नियरली 40 ईयर्स थी, बहुत कम। पैट्रियार्की सिस्टम था वहाँ पे। मतलब कोई इनहेरिटेंस का तो कोई सवाल ही पैदा, औरतों के हकूक़ तो सिरे से थी ही नहीं, तालीम का हक भी उन्हें नहीं था, उन्हें ना ही कोई मौके दिए जाते थे कि वो सोसाइटी में या लिटरेचर में कंट्रीब्यूट कर सकें। सो पैट्रियार्कियल सिस्टम था। एजुकेशन के लिए भी औरतों का दूर दूर तक एजुकेशन से कोई ताल्लुक नहीं था। जो चंद अमीर घराने के रॉयल जो थी गर्ल्स, उन्हीं को सिर्फ एजुकेशन तक रसाई हासिल थी। इनहेरिटेंस की बात करें तो भी वहाँ पे कोई कानून नहीं था इनहेरिटेंस के मुताबिक। माइग्रेशन टू लंदन, और चूँकि दूर दूर से लोग लंदन आने लगे क्योंकि वहाँ तालीम और रोज़गार मिल रहे थे, और ख़ास तौर पर प्रोटेस्टेंट को जिनको अपने हकूक़ वहाँ मिल रहे थे, तो सारे वहीं पे जमा होना शुरू हुए। तो फिर वहाँ पे भी क्राउड हो गया। क्राउड हुआ तो क्राउड के साथ बीमारियाँ भी आ गईं, गंदगी भी ज़्यादा होगी, इन्फेक्शन भी शुरू हो गए। तो ब्लैक डेथ आती है 1563 में, ये रीअपीयर होती है 1593 में, 1603 में और 1608 में। ये बीमारी जो थी इतनी शदीद थी कि इससे नियरली 1000 टू 1800 जो है एक हफ्ते में डेथ होती थी। ये इतनी शदीद थी कि क्वीन ने भी लंदन छोड़ दिया था, और विंडसर जो उनका विंडसर कैसल है वो वहाँ चली गई थी, और लंदन के लोगों से भी उन्होंने मिलना जुलना छोड़ दिया था। लंदन से कोई सामान भी नहीं लिया जा रहा था। इवन इट इज़ also said that she ordered for execution of London visitors in order to keep her court and castle safe from infection, ये तक कहा जाता है। और अगर हम बात करें इंग्लैंड की, तो ये इसको दो हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। एक था साउथ ईस्ट,
वाला पार्ट और एक था नॉर्थ वेस्ट। जो साउथ और ईस्ट वाला हिस्सा है ये तालीम याफ्ता था, अमीर था और डेवलप्ड था। यहीं तरक्की हो रही थी, लिटरेचर भी यहीं पे प्रोड्यूस हो रहा था। नॉर्थ और वेस्ट की बात करें तो वहाँ पे ये वाला जो हिस्सा था वो हर किस्म की फैसिलिटी में पीछे था। अब एक और माइल इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल इवेंट आता है स्पेनिश आर्माडा। स्पेनिश आर्माडा 1588 29 जुलाई में शुरू हुआ था। ये इसके पीछे एक स्टोरी है। स्टोरी क्या है? क्वीन एलिजाबेथ की एक सिस्टर है मैरी फर्स्ट की शादी होती है फिलिप सेकंड से। फिलिप सेकंड है जनाब स्पेन के किंग और वो कैथोलिक कट्टर। और एलिजाबेथ क्या है जो उसकी साली है, वो है प्रोटेस्टेंट। उन्हीं को मतलब ज़्यादा इज़्ज़त देती है, उनको सहूलियात देती है, उनको फैसिलिटेट करती है। मैरी फर्स्ट की हो जाती है डेथ, तो फिलिप जनाब प्रपोज करते हैं एलिजाबेथ को शादी के लिए, बट शी रिजेक्टेड। वो कुंवारी रहना चाहती है तो उसने रिजेक्ट कर दिया। यहाँ पे फिलिप साहब अपनी रिजेक्शन को फील कर गए, उनकी अना का मसला बन गया, उन्होंने इंसल्ट फील की एंड ही बिकेम फ्यूरियस एंड फ्रस्ट्रेटेड। फिर उसने इंग्लैंड पे अटैक किया विद द हेल्प ऑफ रोमन कैथोलिक चर्च। ये एक बहुत बड़ा हमला था। इसमें 130 जो थे बहरी जहाज़ थे और 2500 के करीब बंदूकें और 20,000 सिपाही थे। सब ने यही सोच रखा था कि अब इंग्लैंड और एलिजाबेथ का राज जो है वो ख़त्म हो जाएगा, इतना बड़ा हमला तो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। लेकिन इंग्लैंड ने न्यू तरीके अपनाए जंग के, अपने बहरी जहाज़ आग लगाकर स्पेन के जहाज़ों की तरफ भेज दिए अपने जो जिनके पास थे। इन्होंने कहा अब यहाँ पे अगर वो उतरते हैं जहाज़ तो शायद उनका मुकाबला ना कर सकें। तो एक न्यू टेक्निक ये थी कि इन्होंने अपने बहरी जहाज़ों को आग लगा के समंदर में छोड़ दिया, उन्हीं की तरफ चले गए। तो उनको भी फायर, ये जो ट्रिक है इसको कहते हैं फायर शिप्स वाली ट्रिक, तो उन्होंने ये अपनाई थी। तो स्पेन डिफीटेड बाय इंग्लैंड ने डिफीट कर दिया उसको। ब्रिटिश एम्पायर फिर उन्होंने कॉलोनीज बनाना स्टार्ट कर दी थी। तो ये हमला भी क्वीन एलिजाबेथ के दौर में हुआ और इंग्लैंड जीत गया था। सो अगर हम लिटरेचर की तरफ आएँ, वो तो थे पॉलिटिकल हालात, स्टेबिलिटी, उस वक्त की सिचुएशन। तो सबसे पहले जो हैं लिटरेचर में हम यूनिवर्सिटी विट्स की बात करेंगे। यूनिवर्सिटी विट्स कौन थे? ये तो थे, उन्होंने बुनियाद रखी थी लिटरेचर की। इन्हीं को फॉलो करके फिर आगे उम्दा लिटरेचर प्रोड्यूस हुआ था। फिर शेक्सपियर आए थे। शेक्सपियर भी इन्हीं से बहुत इन्फ्लुएंस थे और इंस्पायर थे। यूनिवर्सिटी विट्स जो है वर ग्रुप ऑफ राइटर इंक्लूडिंग पोएट्स, प्लेराइट्स एंड पम्फलेटियर्स, फर्स्ट प्रोफेशनल राइटर इन लंदन। ये जो थे दे हाईली एजुकेटेड, ऑफ कैम्ब्रिज एंड ऑक्सफोर्ड से पढ़े हुए। सिर्फ थॉमस किड जो हैं लास्ट वाले, ये नहीं पढ़े हुए थे किसी यूनिवर्सिटी से। ये बाकी आम राइटर्स से बहुत अलग थे। एज दे वर हाईली एजुकेटेड, दे वर एरोगेंट एज वेल, कुछ घमंडी भी थे। So we see mixture of intellectual and arrogance in the writing of these people. They lived in London. They knew very well what audience want to see. तो उन्हें पता था लोग किस तरह के ड्रामे देखना पसंद करते हैं, तो वो यूनिटीज़ को फॉलो नहीं करते थे। वो जो लोग देखना चाहते हैं वही उन्हें दिखाया करते थे। दे वर फ्लेक्सिबल इन मैटर्स ऑफ रूल्स। उन्होंने रूल्स पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, बल्कि वो बनाया जो ऑडियंस देखना चाहती है। इनमें जॉन लिली हैं, जॉर्ज पील, थॉमस नॉच, रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस नैश, क्रिस्टोफर मार्लो, थॉमस किड। और ये जो मार्लो और लिली हैं, इनसे शेक्सपियर ने डायरेक्ट इन्फ्लुएंस लिया है। तो जो थॉमस किड हैं लास्ट में 7 नंबर पे, ये यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए नहीं थे। तो इनके इनके राइटिंग्स में एक चीज़ कॉमन थी, वो था हीरोइक थीम, हीरोइक ड्रामा। इन्हीं ने शुरू किया हीरोइक ड्रामा, यूनिवर्सिटी विट्स ने शुरू किया। दिस वाज इंटरटेनमेंट ड्रामा, इंटरटेनिंग किस्म का होता था, जिसमें वायलेंस होता था, खून खराबा होता था, बड़े बड़े डायलॉग होते थे, भारी भारी लाइंस होती थी जो आजकल की फिल्मों में हीरो जनाब कह रहे होते हैं। तो इनमें नॉनसेंस भी हमें देखने को मिलता था। सो मसाले डालने के या प्लाट या कहानी को मसालादार बनाने के चक्कर में तो इनसे काफ़ी प्लाट ख़राब हो जाता था, कमज़ोर हो जाता था, तो रूल्स फॉलो नहीं हो पाते थे। स्टिल एलिजाबेथन ऑडियंस लव्ड देम टू वॉच। उन्होंने ह्यूमर पर इतना ध्यान नहीं दिया। अगर कहीं ह्यूमर है भी तो वो इंतहाई बेकार है, तो ट्रेजिक ज़्यादा लिखते थे। मेन फोकस वाज ऑन हीरोइक ड्रामा, ट्रेजिडी और स्टेज वायलेंस पे इन्होंने दिया था। इनके ऊपर एक रहता वीडियो मैं बनाऊंगी सिर्फ यूनिवर्सिटी विट्स के ऊपर। अच्छा, अब हम अगर बात करें पोइट्री की, एलिजाबेथन एज की,
तो पोइट्री इन रेनेसां took a new trend. It was the poetry of the new age of discovery, enthusiasm, excitement. So, under the impact of Renaissance, the people of England were infused with freshness and vigor. यही क्वालिटीज़ फिर पोइट्री में भी नज़र आती हैं. सो ये जो एलिजाबेथन की पोइट्री है वो शुरू होती है विद द पब्लिकेशन ऑफ अ वॉल्यूम नोन एज टोटल मिससेलेनी. टोटल मिससेलेनी 1557 में एक वॉल्यूम है वो पब्लिश होता है, एक वर्क है, उसी से ही हम एलिजाबेथन पोइट्री शुरू होती है. टोटल मिससेलेनी एक्चुअली दो राइटर्स हैं, एक थॉमस वाइट हैं, एक अर्ल ऑफ सरे हैं. थॉमस वाइट और अर्ल ऑफ सरे, तो उन दोनों ने मिल के कुछ पोइम्स लिखी हैं. 96 to 97 पोइम्स सर थॉमस वाइट की हैं, तो अर्ल ऑफ सरे ने 40 पोइम्स लिखी हैं. ओरिजिनल टाइटल जो था इस बुक का सॉन्ग्स एंड सोनेट्स था. ये पेट्रार्कन मॉडल पे लिखी गई हैं, जिसको शेक्सपियर ने भी फिर लिखा है इसी मॉडल पे. इन्होंने ब्लैंक वर्स पे भी लिखने की कोशिश की थी, जो मार्लो ने मतलब काफ़ी अच्छे तरीके से की थी. तो काफ़ी सारे वैरायटी इन्होंने लिखने की मीटर्स में कोशिश की, लेकिन सबसे ज़्यादा इन्होंने पेट्रार्कन मॉडल पे लिखा. और इनका राइम स्कीम क्या होता था? ए बी सी डी ई एफ जी, जिसको हम एलिजाबेथन स्कीम भी कहते हैं. फिर आ जाते हैं हमारे पास थॉमस सैकविल. थॉमस सैकविल उन्होंने वाइट और सर्रे की तरह चीयरफुली कुछ नहीं लिखा, सॉन्ग्स नहीं लिखे, बट ही सुपीरियर टू देम इन पोइटिक टेक्निक की बात करें तो ये सुपीरियर थे उनसे. इनकी फर्स्ट पोइम जो है वो इंडक्शन है, सेकंड जो है बकिंगम कंप्लेंट है, फिर मिरर फॉर मजिस्ट्रेट है. जो इम्पोर्टेंट वन है वो मिरर फॉर मजिस्ट्रेट है. थॉमस सैकविल जो है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर भी रह चुके हैं 1591 में. और ये ज़्यादातर अपनी ट्रेजिडी जो इन्होंने लिखी थी, फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजिडी गार्बोडक, उसके लिए मशहूर हैं ये. फिर आ जाते हैं हमारे पास सर फिलिप सिडनी. सिडनी का नाम सुनते ही उनका जो पोइट्री में ग्रेटेस्ट वर्क है एस्ट्रोफेल एंड स्टेला वही याद आता है. ये एक सीरीज़ है 108 सोनेट्स एंड 11 सॉन्ग्स की. इसका थीम लव वर्सेस डिज़ायर है. राइम स्कीम इसकी ए बी बी ए सी डी ई है. ये भी पेट्रार्कन राइम थीम है, और कहीं कहीं इसने ए बी वाली थीम भी यूज़ की है. सो जो एस्ट्रोफिल है वो ग्रीक वर्ड है, उसका मतलब है स्टार लवर, और स्टेला क्या है? लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है स्टार. सो एक स्टार है और एस्ट्रोफिल क्या है? स्टार लवर है. तो ये दोनों जो कैरेक्टर हैं ये सिडनी खुद पे बेस्ड करता है. जो इसमें एस्ट्रोफिल वो खुद है और स्टेला जो है वो इसकी लवर है, यंग वुमेन है. ही मेट एट कोर्ट नेम्ड पेनीलोप जो इसकी लवर थी, सो उसको उसने स्टेला के नाम से यहीं पे वो किया है. फिर आता है एडमंड स्पेंसर. सो इसने लिखी थी फेरी क्वीन की बुक 1 2 3 1590 में. फिर 96 में इसने बुक 4 5 और 6 भी उसी पोएम को आगे फिर चलाया था. तो ये जो है ड्रामेटिक पोइट्री में इनका बहुत बड़ा नाम है, जो मिडीवल एलेगोरी में लिखने के लिए. ये बहुत बड़ी एलेगोरी है इनकी फेरी क्वीन. ये इनका ग्रेटेस्ट पोइटिक वर्क है. और फिर ये एस्ट्रोफिल भी लिखते हैं और कंप्लेंट्स भी लिखते हैं, शेफर्ड कैलेंडर भी लिखते हैं, एमोरेटी एंड एपिथलामियन भी लिखते हैं. तो ये स्पेंसर का वर्क है. और अगर हम प्लेस की बात करें, मिरेकल हम जस्ट ओवरव्यू ले लेते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग होती जा रही है. हम ड्रामा पे एक अलहदा वीडियो बनाएंगे, सिर्फ हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं. तो एलिजाबेथन ड्रामा जो प्रॉपर ड्रामा है उसके शुरू होने से पहले होते थे मिरेकल प्लेस, मोरालिटी प्लेस और इंटरल्यूड. मिरेकल में क्या होता था? बाइबल की स्टोरी सुनाई जा रही हैं. मिस्ट्री प्लेस, या उसको हम मिस्ट्री प्ले भी कहते थे मिरेकल को. और ये 1154 से लेकर 1603 तक पॉपुलर थे. फिर आ जाते हैं मोरालिटी प्लेस. मोरालिटी में अब बाइबल की स्टोरीज तो नहीं है, पैगंबरों की नहीं है, लेकिन स्ट्रगल बिटवीन गुड एंड इवल इसको डिस्कस किया जा रहा है. फिर आ जाता है इंटरल्यूड. इंटरल्यूड में क्या होता था? ये एक शॉर्ट फनी परफॉर्मेंस होती थी चर्च से कहीं दूर किसी भी स्टेज पे, तो उसको हम इंटरल्यूड कहते थे. फिर आ जाता है एलिजाबेथन ड्रामा. और एलिजाबेथन ड्रामा शुरू होता है राल्फ रोस्टर डोस्टर से. निकोलस उडाल का लिखा हुआ है सबसे पहले. फिर आ जाता है ग्रमर्स गर्डन नीडल, जॉन स्टेल का. फिर गार्बोडक को हम फेरिक्स और पोरिक्स भी कहते हैं, ये थॉमस सैकविल का है. फिर फोर पीस प्ले जो है ना वो जॉन हेवुड का है.
4 पीस का 4 कैरेक्टर होते हैं, उसके अंदर वो पी से शुरू होते हैं, पेडलर, पामर, पार्टनर और पोटिकैरी, जो स्टेज पे झूठ बोलकर ह्यूमर क्रिएट करते थे। तो ये सारे जो हैं गार्बो डक को छोड़ के बाकी तीनों जो हैं वो कॉमेडीज़ हैं। गार्बो डक एक ट्रेजिडी है। फिर आ जाता है एलिजाबेथन ड्रामा, जिसमें यूनिवर्सिटी वेट्स ने लिखा, जिसमें शेक्सपियर ने लिखा, जिसमें बेन जॉनसन ने लिखा। यूनिवर्सिटी वेट्स पे भी एक अलग वीडियो बनेगी, शेक्सपियर के लिए तो एक वीडियो भी कम पड़ेगी, लेकिन बेन जॉनसन के हवाले से मैं आपको बता देती हूँ उनके जो मशहूर प्लेज़ हैं, वुल्पोने, अल्केमिस्ट, द साइलेंट वीमेन, बार्थोलोमेव फेयर, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर। तो इसके बाद हम शेक्सपियर के ड्रामे को और यूनिवर्सिटी वेट्स को डिस्कस करेंगे, बेन जॉनसन को भी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। होप दिस हेल्प यू। थैंक यू।